व्यूअर्स, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिन रज़ा ख़ान है। आप मेरा चैनल प्रॉफ के देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लगे उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। जैसे आपको पता होगा, इस चैनल में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं लाते बल्कि एनालिसिस लाने की कोशिश करते हैं आपके पास। एक चीज़ साफ हो चुकी है कि इंडिया बेझिझक इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़ा है इस जंग में, जिसको हम कहेंगे कि एक इंपीरियलिस्ट वॉर है या न्यू कॉलोनियलिस्ट वॉर है। मैं और बाकी विशेषज्ञ ये इस 4 वजहों से कह रहे हैं। पहली बात तो, जब गाजा में जेनोसाइड हो रहा था और गाजा की तबाही हो रही थी, तो हमने कोई कंडेमनेशन नहीं किया, हम बीच बचाव करते रहे, बल्कि हमने दसियों हजार इंडियन लेबरर्स इजराइल भेज दिए ताकि वो उन फलस्तीनी को रिप्लेस कर पाएं जो इजराइल के अंदर काम किया करते थे अक्टूबर 2023 से पहले। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका और इजराइल के हमले से 2 दिन पहले, यानी 28 फरवरी को हमला हुआ है, 25 और 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गले जाके लगाया, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को खिलखिला के हंसे, वहां जाके उनकी पार्लियामेंट को एड्रेस किया। और मोदी जी के इंडिया आने के बाद जब नेतन्याहू ने अटैक कर दिया ईरान पे, तो उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया कि वो बहुत खुश हैं कि उनके खास दोस्त और इंडिया उनके साथ कंधा ब कंधा खड़े हैं। उसके बाद इस अटैक की निंदा करना तो दूर, एक हेड ऑफ स्टेट का असैसिनेशन होने के बाद, यानी खमेनेई के कत्ल के बाद निंदा तो दूर, पर हमने अफसोस भी प्रकट नहीं किया। यह खबर संडे को आ चुकी थी, पर हिंदुस्तान ने 4 दिन और इंतजार किया। जब प्रेशर इतना बढ़ने लगा डोमेस्टिकली कि आप कुछ तो कहिए, तो जाके हमने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को, यानी एक ब्यूरोक्रेट को, आईएफएस ऑफिसर को वहां भेजा ईरान की एम्बेसी में कंडोलेंस बुक साइन करने के लिए। अब आप ये देखिए कि जब प्रेसिडेंट रईसी ईरान के उससे पहले मरे थे, तो खुद हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे एम्बेसी और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हुआ। इस केस में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना सरकार से, ना प्रधानमंत्री से, ना फॉरेन मिनिस्टर से। तीसरी बात थी, एक ईरानी शिप, यानी एक छोटा सा कॉर्वेट शिप था 1600 टन का, उसको अमेरिका ने सिंक कर दिया श्रीलंका के कोस्ट के पास। वो शिप और उसके ऑफिसर्स और सेलर्स हमारे यहाँ अतिथि थे। वो हमारी फ्लीट रिव्यू में आए थे। उसके बाद कुछ नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, विशाखापट्टनम में घूमे, मार्च किया, नेवल बैंड निकला, सेल्फीज ली गई हमारे नागरिकों के साथ, उन्होंने हंस के फोटो लिए। और वो शिप हमारे पोर्ट से निकला ही था कि उस पर यह हमला हो गया। इस हमले की निंदा करना तो दूर, हमने कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया। एक और ईरानी जहाज भी था बुशहर के नाम से, जिसे श्रीलंका ने अपनी ट्रिनकॉमली हार्बर में पनाह दी, उनके सेलर्स को लाए और कोलंबो में रखा। इसी तरह से हमें भी रिक्वेस्ट आई एक तीसरे ईरानी जहाज लावन के लिए। वो रिक्वेस्ट आई फरवरी 28 तारीख को। उसके बाद वो जहाज हमारे पोर्ट कोची में आ गया 4 मार्च को, पर सरकार ने ये नहीं बताया कि उन्होंने पनाह दी है उनको। इस सबसे जाहिर होता है कि हम अमेरिका और इजराइल से डरे हुए हैं। इसके बदले में हमें इसके एवज में क्या मिला? बस ये कि अमेरिका ने कहा कि हाँ, आप 1 महीने और तक रशियन ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, वही ऑयल जो ऑलरेडी समुद्र पे है। यानी अगर आप डर और चापलूसी दिखाएंगे किसी बुली के सामने, तो उससे आप उसके दोस्त नहीं बन जाएंगे, बल्कि वो कुछ खैरात में आपके सामने टुकड़े फेंक देगा, जैसे हुआ है। अब अगर सरकार जैसे पहले दावा करती थी कि हम विश्व गुरु हैं, G20 के भी गुरु हैं, वो भी सही नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने आप को एक रीजनल पावर भी कहते हैं, तो हमें कुछ नॉर्म्स, कुछ उसूलों पे चलना चाहिए, तभी हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी साख बनी रहेगी। जैसे पुराना इंडिया होता था, यानी इंडिया कोई भी अगर एग्रेशन होता था दुनिया में कहीं भी, और खासतौर से अगर एशिया में होता था या हमारे नेबरहुड में होता था, तो इंडिया एक मॉरल स्टैंस लेता था। बात उसूलों पे इसलिए भी होती थी कि उससे हमारी साख बनती थी, हमारी एक क्रेडिबिलिटी बनती थी, जो अब आगे जाके इस जंग के खत्म होने के बाद मुझे नहीं दिखती। तो फिर हमने ये क्यों किया? जैसे मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये भी हो सकता है कि कुछ आइडियोलॉजिकल क्लोजनेस रही है हिंदुत्व के बीच में और इजरायली सरकार के बीच में। उनकी कुछ नीतियां भी हमने अपनाई हैं, चाहे वो बुलडोजर राज हो। पर यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार विदेश नीति समझते नहीं है, फॉरेन पॉलिसी और रियलिस्ट एनालिसिस समझते नहीं है। वो समझते हैं कि
खिलखिला के हंसे और चिपटा लिया किसी को, तो उससे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। हमने देखा कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी हमने यही चीज़ें करने की कोशिश की। 17 बार मोदी जी मिले, उनके साथ झूला भी झूला, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डोकलाम में फिर भी हमारा सामना किया उन्होंने, गलवान में फिर भी हमारे 20 जवान मार दिए। और आप देखिए कि इस केस में तो हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट दांव पे लगे हैं। हमारे 90 लाख हिंदुस्तानी जो हैं वो गल्फ में नौकर हैं, वो पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं अपने परिवारों को यहाँ पे। अब उनकी जॉब भी खतरे में है, उनकी जानें भी खतरे में है, यहाँ पे उनके परिवारों को जो आमदनी मिलती थी वो भी खतरे में। पर उससे भी बड़ा एक खतरा ये है कि वो रेमिटेंस जो भेजते थे उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस आउट होता था, क्योंकि हमारे पास हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है। ट्रेड डेफिसिट क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा ऑयल हर साल। अब वो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, यानी रुपये की वैल्यू गिरेगी। अभी 91-92 पे 100 भी पार कर सकता है। ऊपर से 88% हमारा तेल इंपोर्टेड है। अब तेल की कीमत भी ऊपर जा रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जैसे मैंने बताया था आपको। उससे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा, उससे भी रुपये गिरेगा। जब ये होगा तो महंगाई का दर बढ़ेगा, आपकी गैस भी, आपका तेल भी और बाकी सारी चीजें भी, क्योंकि वो तेल पे ही निर्भर है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी और इनपुट कॉस्ट पे भी। ये भी हो सकता है कि हमारे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट पे इसका असर पड़े। तो हमारे इंटरेस्ट में था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे तो नेतन्याहू को समझाते, ट्रंप को समझाते, कम से कम कोई स्टेटमेंट तो देते। आपने अपना इतना बड़ा नुकसान होने दिया और एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, अफसोस तक जाहिर नहीं किया। तो लोग पूछेंगे नहीं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जब हम कमजोर थे तब तो हम बोल पा रहे थे, और अब हम जब विश्व गुरु बन रहे हैं तो हम बिल्कुल सन्नाटे में हैं। दोस्तों, ताकतवर होने के दिखावे में हम अपनी इंसानियत और उसूल भी भूलते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो वो पुराना इंडिया ही था। कम से कम हमारा ज़मीर तो जिंदा था, और ज़मीर से हमारी साख थी दुनिया में। इस सन्नाटे से तो कान फटे जा रहे हैं। देखते रहिए, अगली बार तक जय हिंद।